तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या किया था ना, चोक कॉइल को समझा था। अब इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव और जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स है, डिस्क्रिप्टिव न्यूमेरिकल्स, उन्हें हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ। क्या दिया है हमें, इफ द आरएमएस करंट इन अ 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0 इज। तो यहाँ पर ना, अगर मैं करंट का इक्वेशन लिखूँ तो वी नो आई इज गिवन बाय आई नॉट साइन ऑफ लेट्स से ओमेगा टी। यहाँ पे ये जो आई है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। दिस इज माई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। और जो आई नॉट है वो क्या है, पीक करंट है, ठीक है। अब साइन ऑफ ओमेगा टी में हमें पूछा, हमें क्या दिया है, एन की वैल्यू दी है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है। तो एन इज द फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन टू अस विच इज 50 हर्ट्ज हियर। और हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट पूछा है जब टाइम की वैल्यू कितनी होगी, 1/300 सेकंड्स होगी। तो चलो मैं अगर गिवन डेटा लिखूं, सो आई कैन राइट एन दैट इज 50 हर्ट्ज, ठीक है। आई आर एम एस की वैल्यू देकर रखी है दैट इज 5 एम्पियर। और टाइम की वैल्यू देखी देकर रखी है 1/300 सेकंड, जीरो के बाद आने वाला 1/300 सेकंड। तो करंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सो आई एम राइटिंग हियर आई इज इक्वल टू, नाउ आई नॉट कैसे निकालेंगे, आई नॉट दिया है कि हमें नहीं, लेकिन आई आर एम एस दिया है। तो हम जानते हैं √2 टाइम्स आई आर एम एस इज नथिंग बट अवर आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन, एन इज अवर 50 इंटू टाइम कितना दिया है 1/300। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। आई एम राइटिंग आई इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस की वैल्यू इज 5 एम्पियर, सो √2 टाइम्स ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ। अब देखिए 50 × 50, 56 × 300, 2 1 × 2, 2 3 × 6। सो आई कैन राइट साइन ऑफ π/3। अब साइन π/3 मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ पे मैं √3/2 लिख रहा हूँ, ये 5 जैसे का वैसा, और ये हो गया है √2। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो यहाँ पर √3 के नीचे 2 लिखा है ना, तो इसको, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2। अगर ऐसे लिखा तो √2, इस √2 में से एक √2 का वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या बचता है फिर हमारे पास, आई एम राइटिंग आई इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ 5 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2। सो 1 √2 कैंसल, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 5/3/2। सो आई की वैल्यू क्या होगी, 5/3/2 विच इज अवर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अ रेजिस्टर ऑफ 500 ओहम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी आर इन सीरीज विथ एसी सोर्स। तो ये एक एलआर सर्किट है, और उस एसी सोर्स में उसके वोल्टेज का एक्सप्रेशन दिया है V इज इक्वल टू 100 √2 साइन ऑफ 1000t। तो V मतलब EMF का इक्वेशन हमें देकर रखा है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। R की वैल्यू अवेलेबल है विच इज़ 500 ओहम, देन इंडक्टेंस इज 0.5 हेनरी। अगर V के एक्सप्रेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूँ तो मुझे V मतलब ई नॉट पता चल रहा है। ई नॉट कितना दिया है, 100 टाइम्स ऑफ √2। अच्छा ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा इज 1000, ओमेगा इज 1000। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है पावर फैक्टर। अब जानते हैं पावर फैक्टर मतलब cos ऑफ फाई होता है, एंड cos फाई की वैल्यू होती है R/Z। Z इज देन इम्पीडेंस, सो आई एम सिंपली राइटिंग हियर cos ऑफ फाई। अब Z को कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले क्या कर लेते हैं, Z फाइंड कर लेते हैं। तो Z होता है √R² प्लस, चूंकि ये एक इंडक्टर और रेजिस्टिव सर्किट है तो यहाँ पर इंडक्टर की वैल्यू होगी XL, तो XL का स्क्वायर। सो आई एम राइटिंग हियर XL का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। सो Z इज इक्वल टू √2, R की वैल्यू है 500, सो 500 का स्क्वायर प्लस XL क्या होता है, ओमेगा इंटू एल उसका होल स्क्वायर। तो देखो Z इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग Z इज इक्वल टू √500 का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल क्या है 2 पाई एन, सो 2 इंटू पाई इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन हियर। अच्छा डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू दिख कर रखी है तो 1000, सो आई एम राइटिंग हियर 1000 इंटू 1000 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू दी है
0.5 हेनरी, सो 1000 इंटू 0.5 और उसका स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्या बचता है, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 500 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए क्या दिया है 1000 इंटू 0.5 का स्क्वायर, सॉरी 1000 इंटू 0.5 तो ये होगा 500, तो अगेन वी विल गेट 500 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए z इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ 500 का स्क्वायर। सो 500 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, दैट वुड बी 500 एंड दिस विल रिमेन √2 ओहम। इतना क्या है, इम्पीडेंस की वैल्यू है। तो चलो रख लेते हैं यहाँ पे। सो कॉस ऑफ फाइव इज इक्वल टू आर बाई जेड, आर का वैल्यू है 500, जेड इज अगेन 500 √2, 500 कैंसर, कॉस ऑफ फाइव इज इक्वल टू 1/√2। सो 1/√2 मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ सर्किट LCR आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी f, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, द वैल्यू ऑफ c इज। तो LCR सर्किट है हमारा, LCR टाइप ऑफ सर्किट है जिसमें कौन लीड कर रहा है, I जो है वो लीड कर रहा है। अगर I लीड कर रहा है तो EMF क्या कर रहा होगा, ऑब्वियसली वो लैग कर रहा है, सो EMF लैग्स। नाउ यहाँ पर बोला है कि कितने डिग्री से करंट लीड कर रहा है, कितने मतलब फेज है, दैट इज 45 डिग्री। सो फाई की वैल्यू हो गई भैया 45 डिग्री, और हमें सी की वैल्यू पूछिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है अगर पर्टिकुलर केस में LCR सर्किट में अगर EMF लैग कर रहा है तो कुछ इस तरीके से फेजर डायग्राम बनेगी, एंड दिस वुड बी वैल्यू ऑफ E नॉट एंड दिस इज माई फाई एंड दैट विल बी यूर I नॉट। सो यहाँ पर देखो E नॉट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कितने कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लिख सकते हैं, देखिए LCR सर्किट के लिए tan ऑफ फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, बट एज E नॉट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो tan की जो वैल्यू होती है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए वो क्या होती है, निगेटिव होती है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ tan ऑफ फाई, अब फाई की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी 45 डिग्री है, तो tan ऑफ 45 डिग्री इज 1, बट एज द केस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो tan फाई की वैल्यू हो जाएगी -1, एंड दस -1 इज इक्वल टू एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल माइनस एक्सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर। तो क्या कर रहा हूँ मैं, आर को लेकर जाता हूँ लेफ्ट साइड में, सो दिस एक्सप्रेशन वुड बिकम माइनस ऑफ आर इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। हमें क्या है, सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसे क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। तो पहले क्या करता हूँ मैं, -1 अपॉन ओमेगा सी है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाऊंगा, तो हो जाएगा +1 अपॉन ओमेगा सी, और ये जो माइनस आर है वो अगर इधर आता है कहाँ पे, राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा +r। सो आई एम सिंपली राइटिंग 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल प्लस आर, एंड हियर वी कैन सी, हमें अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो आई एम राइटिंग 1 अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा एल प्लस आर इज इक्वल टू सी। अब देखो ओमेगा क्या होता है, 2πf है ना, 2πn या 2πf, और हमें स्पेसिफिकली बोला है यहाँ पे न्यूमेरिकल में कि फ्रीक्वेंसी f है। सो चलो लिख लेते हैं। सो आई एम राइटिंग 1 अपॉन 2πf, देन इन ब्रैकेट 2πf इंटू एल प्लस आर, एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। सो कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, यस डी ऑप्शन से मैच हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। इन एन AC सर्किट E एंड I आर गिवन बाय E का इक्वेशन और I का इक्वेशन दिया है, और पूछा है अब पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट इज, तो सर्किट में कितना पावर डेसिपेट होगा देख लेते हैं। गिवन डेटा मैं लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू 150, E इज इक्वल टू 150 इंटू साइन ऑफ 150t, ठीक है, वोल्ट के टर्म में। तो यहाँ पर E नॉट की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 150 वोल्ट। ओमेगा कितना मिल रहा है, ओमेगा इज 150, सो ओमेगा इज 150 रेडियन पर सेकंड, और E नॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, वोल्ट। और देखिए सेकंड इक्वेशन दिया है I का, विच इज अगेन 150 इंटू साइन ऑफ 150t प्लस π/3, मतलब यहाँ पर फेज पता चल रही है हमें। सो पहले देख लेते हैं I नॉट तो होगा 150 एम्पियर, देन ओमेगा इज अगेन एज यूजुअल 150 ही है, पहले भी वो 150 था, यहाँ पे भी कितना दिया है 150 रेडियन पर सेकंड हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ और एक चीज़ इंपॉर्टेंट पता चली है, वो क्या है, वो दैट इज फाई। सो फाई मतलब करंट जो है वो लीड कर रहा है EMF को बाय डिग्री π/3 दैट इज
60 डिग्री। सो फाई की वैल्यू 60 डिग्री है, या फिर रेडियन में लिखना चाहो तो π/3 ही हम लिखेंगे। चलिए देखते हैं हमें सॉल्व करने के लिए क्या बोला है। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। सो वी नो भैया एवरेज पावर क्या होता है, ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। ERMS नहीं दिया है लेकिन E0 दिया है, तो ERMS क्या हो जाता है, ERMS इज इक्वल टू E0 अपॉन √2। वैसे ही IRMS भी क्या होता है, I0 अपॉन √2। तो चलो मैं लिख रहा हूँ, तो दिस इज E0 अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाय I0 अपॉन √2 इंटू कॉस ऑफ फाई। नाउ E0 की वैल्यू इज 150 अपॉन √2 इंटू 150 I0 की भी वैल्यू है अपॉन √2 इंटू कॉस ऑफ π/3, मतलब कॉस ऑफ π/3 इज कॉस ऑफ 60 और कॉस ऑफ 60 की वैल्यू होती है 1/2। सो चलो, सो आई एम राइटिंग हियर 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 वुड बी 2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर यहाँ न्यूमरेटर में 150 इंटू 150 क्या होगा, 15 का स्क्वायर इज 225 और फिर यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे और नीचे क्या होगा, दिस 2 मल्टीप्लाइड बाय विद दिस 2, सो दैट इज 4। सो 22500 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर होता है 5625 वाट, विच इज़ आवर एक्चुअली आंसर। ठीक है, इसको आप करके देखिए तो इतना ही आंसर आएगा 5625, क्योंकि सीधा सीधा पता चलता है 22500 जो है 22,500 बहुत बड़ा डिजिट है, जो 4 टाइम्स होगा तो 5000 का ही 4 टाइम्स होगा, और यहाँ पे 5000 से ज़्यादा बस यही एक नंबर है, तो ऑब्वियसली जो सी ऑप्शन है दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव विथ लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेयर इन हमें दिया गया है, in a series LCR circuit the phase difference between the voltage and the current is 45 degree, then power factor will। अब देखो बहुत सिंपल है, फाई की वैल्यू हमें देकर रखी है 45 डिग्री, दैट इज π/4 रेडियन। ओके, और फिर बोला है, और फिर क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फेज डिफरेंस 45 डिग्री, तो पावर फैक्टर कितना है। अब भैया पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस ऑफ फाई, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ π/4। अब कॉस ऑफ π/4 इज व्हाट, हम जानते हैं π/4 इज 45 डिग्री एंड कॉस ऑफ 45 कितना होगा, तो कॉस 45 हम जानते हैं कॉस 45 होता है 1/√2। सो माय फाइनल आंसर इज 1/√2। ये है मेरा पावर फैक्टर, और 1/√2 इज नथिंग बट 0.707। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सो ठीक है, चलो हमने अब तक क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लॉन्ग न्यूमेरिकल्स है ना स्टेटमेंट वाले, उन्हें सॉल्व करते हैं। तो हमने 13 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले सॉल्व किया था, अब हम 14 से चालू करेंगे। तो 14 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या दिया है देख लेते हैं। अब 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब XC पूछा है, एंड द करंट RMS एंड पीक बोथ IRMS एंड I0 दोनों हमें पूछा है इन द सर्किट। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब अगर पहले फ्रीक्वेंसी n थी बाद में फ्रीक्वेंसी 2n हो गई तो XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कितने से बढ़ेगी या कम होगी, ऐसे पूछा है। तो पहले हम फटाफट क्या कर लेते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं। सो गिवन के हिसाब से कैपेसिटेंस इज गिवन एज 15 माइक्रोफैराड, दैट इज 15 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। देन फ्रीक्वेंसी दिया है करंट की, दैट इज 50 हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, और देखिए सर्किट में हमें वोल्टेज मेंशन करके रखा है, कितना किया है 220 वोल्ट। अब ये जो वैल्यू होती है ये RMS वैल्यू होती है सर्किट में, तो मैं लिख रहा हूँ ERMS इज गिवन एज 220 वोल्ट। फिर पूछा क्या है, XL, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XL एंड करंट RMS करंट एंड पीक करंट। सो मैं लिख रहा हूँ टू फाइंड IRMS I0, और सबसे पहले पूछा था हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज XC। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम जानते हैं XC क्या होता है 1/ωc। तो कैपेसिटेंस दिया है बट ओमेगा दिया है क्या, नहीं, तो ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओमेगा इज 2π × n। सो XC इज इक्वल टू 1/2π।
फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज एंड सी का वैल्यू कितना दिया है 15 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ये जो 2 है, 2 इंटू 50 कितना हो जाता है 100, 100 मतलब 10⁻²। सो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻² इज 10⁻⁻4। और ये जब 10⁻⁻4 न्यूमरेटर में जाएंगे तो वो हो जाएगा 10⁻4 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचता है हमारे पास, बचता है पाई इंटू 15। ठीक है, तो XC इज इक्वल टू 10⁻4। अब 10⁻4 मतलब 10,000। ठीक है, 10,000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 15। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करेंगे। 15 से पहले तो डिवीजन कर लेते हैं 1000 का। सो चलिए ये है, मान लीजिए 1000, सॉरी 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 15। सो 15 6 जा 90, है ना। तो यहाँ बचा 10, फिर 0, देन 6 जा 90, अगेन 10, अगेन 0, देन अगेन 6। तो इस तरीके से 666.66 इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। सो एक्स इज 666.66 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, तो अगर आप इसको करो कैलकुलेटर से वगैरह करके देखो तो जल्दी आपको आंसर पता चलेगा। तो 212.20 ओहम, दिस इज माय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब हमें क्या पूछा है आगे, करंट की वैल्यू आई नॉट और ई नॉट की। तो अब देखो एक्सी तो हो गया है कैलकुलेट, तो एक्सी हमने कैलकुलेट कर लिया है टू फाइंड में। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आई आर एम एस और आई नॉट। तो देखो आई आर एम एस कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमें एक रिलेशन पता है, वी नो कि ये जो ई आर एम एस होता है, दिस ई आर एम एस इज नथिंग बट आई आर एम एस इंटू ये कैपेसिटर है तो एक्सी। तो मैं लिख सकता हूँ भैया आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन एक्सी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ आई एम राइटिंग आई आर एम एस इज इक्वल टू, ई आर एम एस की वैल्यू हमें देख कर रखी है, कितनी देकर रखी है यहाँ पे 220 वोल्ट। तो चलो उसको पुट करते हैं। सो आई एम राइटिंग 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय एक्सी कितना आया है हमारा, एक्सी वी हैव गॉट 212.20। सो आई एम सिंपली राइटिंग 212। अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये वैल्यू नियरली आती है 1 ये होगा 1.0, ठीक है 3। सो आई आर एम एस वुड बी 1.03 एम्पियर। ये आपको क्या है वैल्यू मिल जाती है। अब एक बार आई आर एम एस मिल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, आई नॉट निकाल सकते हैं। कैसे निकलते हैं आई नॉट, तो आई नॉट फाइंड करने के लिए हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए दैट आई नॉट इज नथिंग बट, दिस आई नॉट इज नथिंग बट √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। तो चलो √2 इंटू आई आर एम एस इज 1.03। सो ये हो जाएगा 1.414 इंटू 1.03। और इसका जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा, ये अगर आप अपने एंड पर कैलकुलेट करो, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ। सो दिस वुड बी 1.45 एम्पियर। तो इस तरीके से आई नॉट निकल चुका है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, कुछ हमें नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सेगमेंट है वहाँ पे देखिएगा क्या पूछा है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर क्या असर होगा। तो देखो समझते हैं, ये मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन का। तो अगर देखो हमें इतना तो पता है कि जो फ्रीक्वेंसी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्सी, इट इज गिवन बाय 1/ω/c। तो अगर मैं पहली केस इमेजिन करूँ XC1 वेयर ओमेगा इज लेट्स से 2πN1, ठीक है, तो ये हो जाएगा XC1 इज इक्वल टू 1/2πN1 इंटू सी। दिस इज माई फर्स्ट केस। और सेकंड केस में क्या बोला है, जो आपकी N2 होगा नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स ऑफ N1 हो जाएगा। तो देन XC2 इज इक्वल टू 1/2πN2 इज 2 टाइम्स ऑफ N1 इंटू सी। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, XC2 अपॉन XC1 सॉल्व करते हैं। इसको मैं इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं। सो व्हाट वी विल बी गेटिंग इज 1/2π 2 इंटू N1 इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय XC1 का इन्वर्स क्या आ जाएगा 2πN1 इंटू सी डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, सो 2π कैंसल, N1 कैंसल, सी कैंसल। सो XC2 इज 1/2 इंटू XC1, मतलब XC1 का क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं भैया
कि अगर मेरा XC1 XC2 पहले से हाफ हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर डबल हो जाती है तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। वैसे भी इन्वर्स रिलेशन है, अगर XC2 हाफ हो गया विथ कंपेयर टू पहला कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो हम जानते हैं भैया करंट क्या होता है, करंट इज नथिंग बट E नॉट अपॉन XC। तो इफ XC इज हाफ मीन्स करंट क्या हो जाएगा, करंट इज डबल्ड। ठीक है, तो करंट की वैल्यू डबल हो जाएगी, चलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्या दिया है, 15 नंबर का क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं क्या है उसमें। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। An AC circuit consists of only an inductor of inductance 2H if the current is represented by a sine wave of amplitude 0.25 ampere and frequency 60 Hz. Calculate the effective potential difference across the inductor. Effective potential difference मतलब हमें ERMS की वैल्यू पूछी है। तो सबसे तो पहले मैं गिवन डेटा लिख लेता हूँ। सो वी हैव सेड कि सर्किट में ओनली इंडक्टर है, मतलब ये कैसा सर्किट होना चाहिए, प्योरली इंडक्टिव सर्किट होना चाहिए, जिसमें इंडक्टेंस की वैल्यू दी है L इज इक्वल टू 2 हेनरी और करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइन वेव। इसका मतलब है I इज I नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, जो भी होगा, लीड कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा या फिर इन फेज। यहाँ पर हम जानते हैं कि इंडक्टर के केस में तो करंट लैग ही करता है, तो ये मतलब होगा EMF से कंपेयर करें तो -5 होगा, अगर EMF से कंपेयर करें तो, जिसमें EMF का फेज होगा ओमेगा टी। एनीवे लेट्स मूव अहेड। सो यहाँ पर है ना, आगे अगर आप पढ़ो तो बोला है कि करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.25 एम्पियर, मतलब करंट का एम्पलीट्यूड इज 0.25 एम्पियर, इट मीन्स मैक्सिमम करंट और पीक करंट इज 0.25 एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। सो एन की वैल्यू देकर रखी है 60 हर्ट्ज। कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, और हमें पूछा है टू फाइंड ERMS। अब ERMS फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे, वी नो दैट ERMS इज इक्वल टू IRMS इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब IRMS क्या होगा, हम जानते हैं I नॉट अपॉन √2 इंटू XL। अब XL को ही हम डायरेक्टली ओमेगा L लिख लेते हैं, चलेगा। I नॉट की वैल्यू हमें देकर रखी है 0.25 अपॉन √2 इंटू ओमेगा क्या होता है 2 पाई n, सो 2 इंटू पाई, और n की वैल्यू दी कर रखी है 60, ठीक है। देन मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टेंस इज 2 हेनरी। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये √2 है, यहाँ पर देखिए ये है √2। हम क्या करेंगे, इस √2 को कैंसिल करेंगे विद दिस 2, तो 2 क्या होता है, 2 वुड बी √2 इंटू √2, यहाँ से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या बचता है 0.25 इंटू √2 इंटू पाई इंटू 60 इंटू 2। अब 0.25 इंटू 2 क्या होगा 0.5, ठीक है, और 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 60 क्या होगा 30। सो आई विल राइट √2 इंटू पाई इंटू 30। अब √2 इज 1.41 इंटू पाई इंटू 30। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा नियरली 133.2 वोल्ट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ERMS, दिस इज द वैल्यू ऑफ ERMS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन में क्या बोला है, अल्टरनेटिंग EMF ऑफ E इज इक्वल टू 220 साइन ऑफ 100 पाई टी। तो यहाँ पर पीक EMF की वैल्यू दी कर रखी है 220 और 100 पाई की इसकी वैल्यू होगी ओमेगा की। इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ 1/पाई हेनरी। तो सिंपल सी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से मान लो ये इंडक्टर हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा AC सोर्स है EMF और इस इंडक्टर की वैल्यू दी है 1/पाई हेनरी। आगे पूछा है राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट। तो सर्किट में I का जो इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव वाला, तो इसमें एग्जैक्टली फाइव कितना होगा, इसके लिए हमें इक्वेशन फाइंड करना है। सो राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट। और बाद में पूछा है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ AC गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू इट, मतलब हमें IRMS की भी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो दो चीजें पूछी है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी इक्वेशन है। तो सबसे पहले गिवन डेटा देख लेते हैं। तो गिवन में मुझे दिखता है कि ये जो एक्सप्रेशन है किसका, EMF का, ये जिसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। सो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय 220 साइन ऑफ 100 पाई इंटू टी।
तो मैं लिख सकता हूँ भैया पीक ईएमएफ दिया है 220 वोल्ट और ओमेगा दिया है हमें 100 पाई, और पूछा है हमें वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, एंड सेकंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड IRMS। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो रीडिंग होती है वो पूछा है। तो इक्वेशन ऑफ आई अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने का एक मेथड है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी नो दैट I इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन समथिंग ओमेगा टी प्लस माइनस 5 होता है। तो हमें सबसे पहले आई नॉट पता होना चाहिए कि सर्किट में कितना आएगा, और आई नॉट निकालने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो क्या होगा, आई विल बी राइटिंग ई नॉट अपॉन एक्सएल, ई नॉट अपॉन एक्सएल इज आई नॉट। ठीक है, और फाई कैसे फाइंड करते हैं, तो फाई को फाइंड करने के लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में फाई जो होता है वो π/2 आता है, और उसमें करंट जो होता है वो लैग करता है, करंट लैग करता है, ईएमएफ लीड करता है इन केस ऑफ इंडक्टर। तो इस जो कॉन्सेप्ट है इसका हम आगे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई नॉट को फाइंड करेंगे, एंड देन आई विल बी राइटिंग साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। अब ई नॉट की वैल्यू और एक्सेल को हमें सॉल्व करते चलना है। तो ई नॉट हमें देकर रखा है 220 अपॉन एक्सेल क्या होता है ओमेगा इंटू एल, एंड आई एम राइटिंग साइन ऑफ ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा इज 100 पाई, ओमेगा इज 100 पाई इंटू टी माइनस π/2। तो चलो 220 डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू इज 100 पाई, ओमेगा की वैल्यू इज 100 पाई मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टेंस इज 1 अपॉन पाई, इंडक्टेंस भी दिया है। तो क्या बचता है बाकी, साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस π/2, और यहाँ तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पाई कैंसल, और 220 अपॉन 100 इज 2.2। सो 2.2 साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस π/2, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, नेक्स्ट हमें पूछा है IRMS, दिख रहा है आपको यहाँ पे, नेक्स्ट इज टू फाइंड IRMS। अब IRMS फाइंड करना क्या है, बहुत इजी है। अगर हमारे पास ERMS हो, ERMS को अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस से डिवाइड कर ले तो हमें मिल जाएगा IRMS। तो देखो सॉल्व करते हैं। सो वी नो दैट ERMS is equal to IRMS into XL. Therefore, IRMS would be equal to ERMS upon XL. अब ERMS क्या होता है, 0.707 टाइम्स ऑफ E नॉट डिवाइडेड बाय XL। सो आई एम राइटिंग 0.707 टाइम्स ऑफ E नॉट कितना दिया है, 220 वोल्ट है ना, पहले इक्वेशन में देकर रखा है, और XL को हम लिखेंगे ओमेगा एल। सो ओमेगा कितना है 2 पाई, डायरेक्टली देकर रखा है ओमेगा की वैल्यू 100 पाई। सो 100 पाई मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टेंस इज 1 अपॉन पाई, पाई कैंसल। सो यहाँ पर देखिए 100 ये हो जाएगा 2.2, सो 0.707 इंटू 2.2, इसको हमें सॉल्व करना है। वी विल बी गेटिंग 1.5554 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ IRMS। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम 17th नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 17th नंबर वाला क्वेश्चन क्या देखे रखा है, अ 25 माइक्रोफराड कैपेसिटर, अ 0.1 हेनरी इंडक्टर एंड 25 ओहम का रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ AC सोर्स। तो अगर गिवन डेटा की बात करें, सो वी हैव कैपेसिटेंस ऑफ 25 माइक्रोफराड विच मीन्स 25 इंटू 10 to the power -6 farad. We have an inductance of 0.1 Henry and there is a resistor of 25 ohm. All are connected in series with an AC source. AC source से कनेक्ट किया है, whose EMF is given by, EMF का इक्वेशन देकर रखा है 310 साइन ऑफ 314t। तो देखो नेक्स्ट इज गिवन एज E इज इक्वल टू 310 साइन ऑफ 314t वोल्ट्स। ओके, तो यहाँ से ना दो तीन चीज़ें पता चल रही है। एक तो E नॉट हो गया 310 वोल्ट, और ओमेगा जो है, ओमेगा इज डायरेक्टली 314, और टाइम की वैल्यू को छोड़ देंगे, टाइम की वैल्यू का हमें ज़रूरत नहीं है। देन आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, करंट एंड फेज एंगल ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें इसमें आएगी, तो हमें एक एक करके लिख लेनी है। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। सो n की वैल्यू पूछी है,
देन रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस देखिए दो तरीके के रिएक्टेंस होते हैं, एक्सएल भी होता है और एक्सी भी होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन इस तरीके के सर्किट में जब तीनों कनेक्ट हो और रिएक्टेंस निकालना हो तो वो हमसे पूछ रहे होते हैं नेट रिएक्टेंस। क्या पूछ रहे होते हैं? नेट रिएक्टेंस। रिएक्टेंस जो होता है एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल, डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। और ये इसको भी हम फाइंड करेंगे। देन वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस मतलब क्या होता है? जेड फाइंड करने के लिए बोला है। और क्या बोला है फाइंड करने के लिए? फेज एंगल ऑफ द सर्किट मतलब फाई पूछा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले मैं लिखता हूँ आंसर में, सबसे पहले हमें लिखना है या फिर सॉल्यूशन में वी हैव टू फाइंड, अगर मुझे रिएक्टेंस फाइंड करना है तो मान लीजिए एक्सएल फाइंड कर रहा हूँ अगर, या फिर पहले सबसे पहले तो एन फाइंड करना है। तो एन दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होती है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। सो एन इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। सो आई एम राइटिंग एन। ओमेगा तो डायरेक्टली दिया है हमें, दैट इज 314। सो 314 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। तो ये हो जाएगा 3.14 ज़ा 3.14 एंड 3.14 को 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 314 होता है एंड 100 बाय 2 इज व्हाट? 50। सो यानी इज 50 हर्ट्ज। पहला पार्ट निकल गया है। सेकंड, अब सेकंड हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्सएल कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सएल इज ओमेगा एल। अब भैया ओमेगा तो डायरेक्टली अवेलेबल है 314 एंड एल इज हाउ मच? 0.1 हेनरी। सो आंसर वुड बी 31.4 ओहम। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सएल। थर्ड देखते हैं, उसी में एक्सी क्या होगा? एक्सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग 1 अपॉन व्हाट इज ओमेगा? दैट इज 314 एंड हाउ मच इज सी? सी का वैल्यू है 25 इंटू 10⁻⁻6। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 314 इंटू 24, ठीक है, सॉरी 25, माय बैड, दिस इज 25। सो 25 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर गया तो हो जाएगा 10⁻6, ठीक है। चलो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैं देखिए इसको सिंपल बनाता हूँ कैलकुलेशन को। ऊपर लिख रहा हूँ 100 इंटू 10⁻4 और उसके नीचे डिवाइड में लिख रहा हूँ 314 इंटू 25। वी नो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। सो द नेक्स्ट इज xc is equal to 4 into 10⁻4 डिवाइडेड बाय 314 हमारे पास बचता है। अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो आई एम राइटिंग 400 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय 314। और अगर आप इस 400 को 314 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 400 डिवाइडेड बाय 314। सो 314 ज़ा 314, कितना बचता है? 86, है ना। तो ये हो गया 0। देन 86 को डिवीजन नहीं जाता तो डिवीजन नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट ले लेते। सो ये हो जाएगा 860। नाउ 314 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 628, है ना। सो 10 माइनस 8 इज 2। यहाँ पर 6 माइनस 3 इज 3 एंड 8 माइनस 6 इज 2। सो दिस इज 232। अब हम देखिए 314 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लीजिए 6 इंटू 3 इज 18, यहाँ पर 0 आ जाएगा तो इससे तो नहीं होगा। 7 करके देखते हैं। तो 7 इंटू 4 इज 28, देन 2, 7 1 ज़ा 7 एंड 2 9, देन 7 3 ज़ा 21। सो 2198। सो 2198। फिर आगे हम सॉल्व नहीं करते बैठते तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 1.27 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय अच्छा 314 तो हट ही गया। सो फाइनल आंसर इज नियरली 127 ओहम। तो हमारे पास एक्सएल और एक्सी दोनों की वैल्यूज आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? एक्सएल और एक्सी कैलकुलेट करने के बाद नेट रिएक्टेंस फाइंड करते हैं। सो नेट रिएक्टेंस में देखिए एक्सएल माइनस एक्सी करना पड़ेगा, एक्सी माइनस एक्सएल। तो एक्सएल की वैल्यू 31.4 और XC की वैल्यू है 127। सो XC माइनस XL करना पड़ेगा विच इज 127 माइनस 31.4 विच इज अराउंड 95 पॉइंट, ये हो जाएगा 6, ठीक है। सो हमारे पास नेट रिएक्टेंस भी फाइंड हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट हमें फाइंड करना है टोटल इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस को कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए वी नो इम्पीडेंस इज गिवन बाय इम्पीडेंस इज इक्वल टू Z
दैट इज जेड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस यहाँ पर एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए आर की वैल्यू दी है हमें 25 ओहम, सो 25 का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल कितना आया है 95.6 उसका होल स्क्वायर। सो अगर इसको सॉल्व करें तो 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस 95.6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, आप क्या कीजिए इसका ना डायरेक्ट ऐसा स्क्वायर फाइंड करके देखिए 95.6 का, तो वो कितना आ जाएगा 9140 आता है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व कर लो तो योर आंसर वुड बी 99.2 ओहम, सो जेड वुड बी 99.2 ओहम। ठीक है, चलो सो हमने इम्पीडेंस भी कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट में हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड फाई। तो फाई कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए हम जानते हैं cos ऑफ फाई इज इक्वल टू आर बाय जेड होता है। आर वी हैव बीन गिवन, सो cos ऑफ फाई इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 99.2। अगर आप इसको चाहो तो 99.2 को अगर मैं 100 भी मान लेता हूँ, ठीक है 100 भी मान लेता हूँ तो भी ये आंसर होगा 1/4। फिर cos ऑफ फाई निकालना है तो फाई वुड बी cos इनवर्स ऑफ 1/4, या फिर हम डायरेक्टली इसको अगर फाइंड करें तो लिखना पड़ेगा फाई इज इक्वल टू, अगर डायरेक्टली फाइंड करते हैं फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 99.2। सो अगर आप अपने एंड पर इसे सॉल्व करोगे तो इसका नियरली आंसर आएगा 75.4 डिग्री। इसके लिए आप लॉग टेबल की हेल्प लीजिए, लॉग टेबल, ठीक है। अगर आपको लॉग टेबल का यूज आता है तो दिस इज अ चाइल्ड्स प्ले, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया डिग्रीज, और अगर रेडियन में निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा 75.4 इंटू पाई बाय 180, और ये हो गया आपका आंसर इन रेडियंस। ठीक है, तो इसको भी आप फाइंड कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18th नंबर का क्वेश्चन है। अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड, अ कॉइल ऑफ resistance 50 ohm and the inductance of 0.5 Henry are connected in series with 110 volt 50 hertz source. Calculate the RMS value of current in the circuit. So very good question, easy है। C we have been given, C की वैल्यू कितनी दी है 100 माइक्रोफैराड, दैट इज 100 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड। रेजिस्टेंस दिया है 50 ओहम एंड इंडक्टेंस दिया है 0.5 हेनरी। इन सबको सीरीज में कनेक्ट किया है और बाद में बोला है कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, जबकि जिसके साथ कनेक्ट किया है वो है वोल्टेज 110 और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, हमें ERMS दे के रखा है विच इज़ 110 और हमें फ्रीक्वेंसी दी है दैट इज़ 50 हर्ट्ज। चलो सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या करना पड़ेगा हमें, IRMS कैलकुलेट करने के लिए बोला है, RMS वैल्यू ऑफ करंट, तो मैं लिख रहा हूँ टू फाइंड IRMS। ठीक है, IRMS कैसे फाइंड करते हैं, तो वी नो जो IRMS है इट इज इक्वल टू ERMS डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, ERMS डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस क्या होगा सर्किट के लिए, तो सबसे पहले हम इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। इम्पीडेंस इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमें XL भी फाइंड करना है, XC भी फाइंड करना है। R तो देकर रखा है सिस्टम में 50 ओहम, देखिए यहाँ पर लिखा है ना 50 ओहम। तो चलिए सबसे पहले हम XL फाइंड करते हैं। XL क्या होगा, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा कैसे कैसे निकालते हैं, 2 पाई एन इंटू एल। तो चलिए 2 इंटू पाई एन का वैल्यू दिया है क्या हमें, नहीं, हाँ दिया है यहाँ पर 50 हर्ट्ज दिया है। तो दिस इज 50 इंटू इंडक्टेंस दिया है 0.5। तो चलो देखो 2 इंटू 50 इज 100, 100 इंटू 0.5 इज अगेन 50। तो हम क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पाई इंटू 50 फाइनल। 5 इंटू 50 इज 3.14 इंटू 50, और 3.14 इंटू 50 को अगर हम सॉल्व करते हैं सो व्हाट वी विल बी गेटिंग इज 157 ओहम। तो ये एक्सेल हो गया। अब सेकंड हम क्या फाइंड करेंगे, XC। तो भैया XC क्या होता है 1 ओमेगा C, दैट इज 1/2 पाई 50 इंटू कैपेसिटेंस इज हाउ मच 100 इंटू 10 टू द पावर -6। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो 50 है 50 इंटू 2 इज 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 इज 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 ऊपर चले जाएगा तो दैट वुड बिकम 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या बचता है फिर हमारे पास, ओनली पाई।
ठीक है, तो चलो 100 अपॉन पाई अगर आप फाइंड करोगे सो आवर आंसर वुड बी नियरली 31.8 ओहम। ठीक है, आप करिए, इसको सॉल्व करके देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ कि आंसर्स कैसे फाइंड किए जाएंगे। अब एक बार हमारे पास एक्सेल आ गया है, एक्सी आ गया है, तो इम्पीडेंस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ERMS की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो ERMS अपॉन इम्पीडेंस आपको मिलेगा IRMS। चलो सॉल्व करते हैं। सो आई एम सिंपली राइटिंग, we know that z is equal to अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। चलो आर कितना दिया था हमें, आर वॉज गिवन एज 50 ओहम, सो 50 का स्क्वेयर प्लस दिस इज 157 इज एक्सएल माइनस एक्सी कितना दिया है 31.8 उसका स्क्वेयर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 50 स्क्वेयर। चलो डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं, अननेसेसरी सॉल्व करते बैठने से कोई मतलब नहीं है। सो z इज इक्वल टू 134.7 ओहम इसका इम्पीडेंस आएगा। प्लीज अपने एंड पर जरूर सॉल्व कीजिए। नाउ IRMS क्या होता है, IRMS इज ERMS अपॉन एक्सएल, तो ERMS ऑलरेडी गिवन है 110, सॉरी एक्सएल नहीं impedance, so ERMS is 110 divided by Z is 134.7 and if you solve this you would get IRMS equal to 0.8166 ampere। ठीक है, so this is the method how you approach question number 18। let's see next question। so 19 number का question क्या है, find the capacity of capacitor which when put in series with 10 ohm resistor makes power factor equal to 0.5। तो मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, इसको मैंने अक्रॉस रेजिस्टर कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये हमारा AC सर्किट होगा, उसका AC EMF। ठीक है, सो कैपेसिटेंस कितना है वो पता करने के लिए बोला है और रेजिस्टर की वैल्यू देकर रखी है 10 ओहम। ये कनेक्ट करने के बाद उन्होंने बोला है कि जो आपका पावर फैक्टर होता है cos फाई वो कितना आता है 0.5 आता है, ऐसा उन्होंने देकर रखा है। आगे उन्होंने बोला है अज्यूम 80 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज का AC सप्लाई, तो जो AC सप्लाई अटैच किया है उसमें 80 वोल्ट का सप्लाई मतलब ERMS भी देकर रखा है। कितना दिया है ERMS 80 वोल्ट और जो फ्रीक्वेंसी है इट इज गिवन एज 100 हर्ट्ज और बोला है कि C फाइंड करना है। सो टू फाइंड कैपेसिटेंस C, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर XC आपको पता होता है तो XC इज 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा तो हम पता कर सकते हैं विच इज 2 पाई n और फ्रीक्वेंसी देकर रखी है तो ओमेगा भी पता चल जाएगा। अगर हमारे पास XC की वैल्यू है, ये अगर XC की वैल्यू होगी तो ऑटोमेटिकली हम C को लेफ्ट में लेके जाएंगे, XC को नीचे डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे एंड देन C वुड बी 1 अपॉन ओमेगा इंटू XC, ये हो जाएगा। लेकिन XC की वैल्यू तो दिया नहीं है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पता नहीं है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पहले फाइंड करना है। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, मान लो Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस XC का होल स्क्वायर, इसको हम इम्पीडेंस के फॉर्मूले से उठा सकते हैं। यहाँ से XC कैलकुलेट हो सकता है कैसे, Z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर में करूंगा तो Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू XC का स्क्वायर, तो यहाँ से XC की वैल्यू निकल सकती है। दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत ये है कि हमारे पास Z की अभी फिलहाल वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो Z की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो दूसरा हमारे पास एक रास्ता है, वी नो दैट cos फाई इज नथिंग बट R बाय Z, तो Z क्या हो जाएगा R अपॉन cos ऑफ फाई। अब भैया R की वैल्यू है हमारे पास, कितना दिया है R की वैल्यू 10 और cos ऑफ फाई की भी वैल्यू देकर रखी है 0.5, सो आई एम राइटिंग हियर 0.5 दैट वुड बी 20 ओहम का इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस है 20 ओहम। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं XC, तो कैसे फाइंड करेंगे, वी नो दैट Z स्क्वेयर वुड बी इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस XL का स्क्वेयर, तो देख लो XL कैसे फाइंड होगा, सो आई एम राइटिंग Z स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू XL का स्क्वेयर और उस स्क्वेयर को हटाने के लिए मैं लिख रहा हूँ Z स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। सो नाउ इट इज वेरी इजी, Z इज 20, सो 20 का स्क्वेयर माइनस R कितना है, यहाँ पर अगर आप देखो तो R की वैल्यू है 10, सो 10 का स्क्वेयर इज इक्वल टू XL। नाउ चलो 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 10 का स्क्वायर होगा 100, सो अंडर हियर 400 माइनस 100 क्या आ जाएगा फिर, अंडर रूट ऑफ 400 माइनस 100 इज 300 इज इक्वल टू XC, सो दिस कैन बी रिटर्न एज 300 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू
100, 3 इंटू 100 इंटू एक्सी, वी नो 100 इज 10 का स्क्वायर, सो 10 बाहर आ जाएगा, दिस इज 10 रूट 3 इज माई एक्सी। और हमें सी फाइंड करना है, सो वी ऑल्सो नो दैट एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इंटू एक्सी। ओमेगा की वैल्यू हम लिख रहे हैं 2 इंटू पाई इंटू सप्लाई कितना दिया, हर्ट्स का दिया था 100 हर्ट्स का, सो आई एम राइटिंग इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्सी की वैल्यू कितनी आई थी 10 रूट 3 आई थी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सो C इज इक्वल टू देखिए 1/2, ये जो है ना 1/2 क्या होता है, दिस इज 0.5। ठीक है, और ये जो 100 है 100 इंटू 10 इज 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 ऊपर चले जाएगा तो 10 टू द पावर होगा -3। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। सो 1/2 इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, और नीचे बचता है हमारे पास पाई इंटू √3 ओनली। चलो आगे सॉल्व करते हैं। सो अब देखिए मैं इसे लिख रहा हूं 0.5 डिवाइडेड बाय पाई, आप इसको अलग से सॉल्व कीजिए, इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय √3 करते हैं। सो 0.5 डिवाइडेड बाय पाई अगर आप करोगे, सो योर आंसर वुड बी नियरली इक्वल टू 0.156, एंड अगेन वी आर लेफ्ट विथ √3 डिवीजन में एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3, एंड दिस आंसर वुड बी नियरली 0.0919 इंटू 10 टू द पावर -3। तो फाइनल आंसर कैपेसिटेंस कितना निकल कर आ रहा है 9.19 इंटू 10 टू द पावर -5 फैराड। ठीक है, दिस इज द आंसर, दिस इज हाउ यू फाइंड द कैपेसिटेंस फॉर द गिवन सर्किट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर 20th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज का अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू आरएमएस वैल्यू। अब 0 से लेकर आरएमएस वैल्यू तक अगर हमें जाना है तो देखिए इक्वेशन क्या होता है इंस्टेंटेनियस करंट का, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो उन्होंने बोला है कि इस I की वैल्यू को आप पता कीजिए जब वो 0 से लेकर आरएमएस वैल्यू तक, तो उन्होंने बोला है टाइम फाइंड कीजिए जब 50 हर्ट्ज का सप्लाई होगा और करंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 से लेकर आरएमएस वैल्यू तक, मतलब I इंस्टेंट्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए I RMS होनी चाहिए। सो आई एम सिंपली सब्सटीट्यूटिंग I एज I RMS विच इज नथिंग बट I नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा हमें पता है ओमेगा इज 2 पाई n, n की वैल्यू ऑलरेडी देकर रखी है, कितनी देकर रखी है 50 देकर रखी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो I RMS को आई कैन राइट I नॉट अपॉन √2, here it is again I नॉट इंटू साइन ऑफ 2 पाई इंटू 50 इंटू टी। चलो अब I नॉट कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा √2, सो 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 100 पाई इंटू टी। अब देखिए साइन जो राइट हैंड साइड में है उसे अगर मैं लेफ्ट में लेकर आ जाऊँ तो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू 100 पाई इंटू टी। अब देखो यहाँ पे हमारा लगभग आंसर आ चुका है। ये जो देख रहे हैं आप साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, तो किस साइन के कौन से थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2 है ना, ये होती है 45 डिग्री, और 45 डिग्री मतलब π/4। तो इसका जो आंसर होना चाहिए दिस साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज π/4, एंड देन π/4 यहाँ पर आगे है 100 ऑफ पाई इंटू टी। अब पाई कैंसल, so this is 1 upon 4 into 100 is equal to t। अब 1 upon 4 into 100 is 1 upon 400 into 100 is 400, so इसको ही मैं लिख सकता हूँ, देखिए या फिर ऐसे कर लीजिए। अब ये जो 1/4 है 1/4 इसको मैं लिख सकता हूँ 0.25 डिवाइडेड बाय 100 इज नथिंग बट 10 टू द पावर 2, ऊपर आ जाएगा तो 10 टू द पावर -2 सेकंड्स। ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर टाइम। सो 0.25 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकंड में करंट क्या होगा 0 से लेकर आरएमएस तक आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी इन पिकोफैराड। तो हमें कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड करनी है, किसके टर्म में फाइंड करनी है, इन टर्म्स ऑफ पिकोफैराड। पिको का मतलब क्या होता है, पिको इज 10 टू द पावर -12, ये याद रखना, पिको इज 10 टू द पावर -12। सो कैपेसिटेंस वी हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ पिकोफैराड विच विल मेक इंडक्टेंस 0.4 माइक्रो हेनरी। यहाँ पर ना
101.4 माइक्रो हेनरी का इंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। कौन कर रहा है? कैपेसिटर कर रहा है, टू ऑसिलेट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। तो ये प्योरली एलसी ऑसिलेशन का प्रॉब्लम है, जहां पर इंडक्टेंस की वैल्यू बता के रखी है 101.4 माइक्रो हेनरी। माइक्रो मतलब 10⁻³ हेनरी। और बोल रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी वुड बी 1 मेगाहर्ट्ज। भैया 1 मेगाहर्ट्ज या 1 मिलियन हर्ट्ज क्या होता है? 1 × 10⁻6 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी है। आपको कैपेसिटेंस पता करना है। देखिए एलसी सर्किट में, जैसा ये इंडक्टर हो गया और आपका ये कैपेसिटर है, तो एलसी सर्किट में कैपेसिटर से एनर्जी जाती है इंडक्टर के पास, और इंडक्टर से फिर एनर्जी आती है कैपेसिटर के पास। तो यहाँ पर एक्सएल इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्ससी होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल, और एक्ससी क्या होता है? 1/ओमेगा सी। और पूछा सी निकालना है, तो हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा² इंटू एल। अब भैया ओमेगा स्क्वेयर क्या होगा? 2πn का स्क्वेयर, सो आई एम राइटिंग 1/2 इंटू पाई, एन इज 10⁻6 है ना। ऑलरेडी देखिए 1 मेगाहर्ट्ज को लिखा था ना हमने, 1 × 10⁻6 हर्ट्ज। तो 10⁻6 इसका फिर स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई बाय इंडक्टेंस दिया है 101.4, सो 101.4 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज 1/4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाय 101.4 इंटू 10⁻³ अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, सो आप देखिए 10⁻³ जो है, यहाँ पर देखिए दिस इज 10⁻³ दिस इज 10⁻12, तो क्या हो जाएगा? 10⁻9 हो जाएगा। 10⁻9 ऊपर जाएगा तो 10⁻−9 होगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 10⁻−9 डिवाइडेड बाय, क्या बचता है हमारे पास? और 4 पाई स्क्वायर। अब देखिए पाई के स्क्वायर को ना, देखिए याद रखना, पाई का जो स्क्वायर होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अलग से पेन में, पाई का जो स्क्वायर होता है ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी वैल्यू होती है, आप चेक करके देखना। सो रफली हम 9.8 लिख सकते हैं। सो आई एम राइटिंग 4 × 9.8 हियर। तो दिस इज 4 × 9.8। ओके, ये बात हो गया। देन वी आर लेफ्ट विथ 101.4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल कर आता है, दिस इज लेट्स से 10⁻−9 डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको नीचे सॉल्व करोगे, सो दिस वुड बी 2.5 इंटू 10⁻4 चलेगा। 10⁻4 को ऊपर लेके जाएंगे तो होगा 10⁻−4, 10 इंटू 10⁻9 -4 इज -13 एंड 1/25। इसको अगर आप फाइनली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 25 इंटू 10⁻−1 इंटू, या फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25 इंटू 10⁻13 फैराड, विच इज नथिंग बट 250 पिको फैराड। ठीक है, क्योंकि 10⁻−13 जो है ना यहाँ पे, उसको मैं 10⁻- पहले 12 करूंगा तो बचेगा 10⁻−1 को कैंसिल करने के लिए एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। सो 250 पिको फैराड इज योर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। क्या दिया है 22 में? अ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 25 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड प्योर इंडक्टर, मतलब प्योर 100 मिली हेनरी कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर सो दैट एलसी ऑसिलेशंस आर सेट अप, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। तो मैक्सिमम करंट फाइंड करने के लिए बोला है। कैसे करेंगे इसको? बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अब पहले तो उन्होंने क्या किया है, मान लीजिए ये इंडक्टर है और दूसरा कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया है बैटरी के साथ, और बैटरी कितने वोल्ट की है? 25 वोल्ट। तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो भी 25 वोल्ट होगा, और फिर इसी 25 वोल्ट के सहारे हम इस इंडक्टर को भी चार्ज करेंगे। एनीवे, सो कैपेसिटर इज गिवन एज 10 माइक्रोफैराड विच इज 10 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, और ई आर एम एस जो होगा, दैट ई आर एम एस और वोल्टेज जिस वोल्ट के साथ हम इसको चार्ज करेंगे, दैट वुड बी 25 वोल्ट। अब बैटरी डिस्कनेक्ट करके इंडक्टर जो लगाया है वो कितने हर्ट्ज का है? कितने हेनरी का है? 100 मिली हेनरी। सो 100 इंटू 10⁻³ हेनरी दिख रहा है ना आपको यहाँ पे? ठीक है, एंड देन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस, सो दैट यहाँ पर क्या हो गया? एलसी ऑसिलेशंस फाइंड हो गया, और मैक्सिमम करंट हमें पूछा है। सो आई एम राइटिंग टू फाइंड
टू फाइंड आई नॉट। और कभी कभी आई नॉट की जगह आपको आई आर एम एस भी पूछते हैं, लेकिन मैक्सिमम करंट वर्ड यूज करते हैं, तो हम दोनों फाइंड करेंगे। देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होगा। सो सबसे पहले आई नॉट फाइंड करना है, तो हम मुझे पता है आई नॉट क्या होता है। आई नॉट इज नथिंग बट ई नॉट अपॉन सर्किट का कोई इंडक्टेंस या सर्किट का रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस एक्सी भी हो सकता है या फिर ई नॉट अपॉन एक्सएल भी आप लिख सकते हो। तो किसी के एक से सॉल्व करो, मैं मान लीजिए ई नॉट अपॉन एक्सएल से अगर सॉल्व करूँ, सो आई नॉट वुड बी ई नॉट अपॉन एक्सएल। बट ई नॉट की वैल्यू नहीं दी है हमें, ई आर एम एस की वैल्यू दी है। तो ई नॉट क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ ई आर एम एस। सो √2 टाइम्स ऑफ ई आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्सएल क्या होगा, ओमेगा इंटू एल। अब भैया ओमेगा दिया है क्या हमें सर्किट में। अब ये जो ओमेगा है ना, ये ओमेगा हमें दिया ही नहीं है सर्किट में, ठीक है। इसको पहले फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके आई नॉट की वैल्यू मिलेगी। और एक बार आई नॉट की वैल्यू मिल गई तो फिर आई आर एम एस की भी वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को स्टार मार्क करके रखता हूँ। सबसे पहले हम ओमेगा फाइंड करेंगे। सो टू फाइंड ओमेगा। अब ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे, तो एक आपको हिंट लेना है क्वेश्चन से। एलसी ऑसिलेशंस बोला है, तो एलसी ऑसिलेशन के केस में एक्सएल इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होता है, एक्ससी होता है। दैट इज ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो क्या मैं यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। एल को नीचे लेकर गया हूँ। सो चलो सॉल्व करते हैं। दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन हाउ मच इज द इंडक्टेंस, 100 इंटू 10 टू द पावर -3। और कैपेसिटेंस कितना है, 10 इंटू 10 टू द पावर -6। अगर हम इसको देखें तो ये हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ पर देखिए 100 इंटू 10 टू द पावर -3 इज 10 टू द पावर -1। 10 टू द पावर -1 इंटू 10 इज कैंसल्ड, तो बचता है 10 टू द पावर -6, जो ऊपर जाएगा तो बनेगा 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ माई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6। तो ऑब्वियसली ओमेगा कितना होगा, 10 टू द पावर 3 होगा। ओमेगा इज 10 टू द पावर 3। तो इसको हम हमारे स्टार वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। एज ओमेगा इज 10 टू द पावर 3 रेडियन पर सेकंड। सो ऑलरेडी इक्वेशन हमारे पास था दैट आई नॉट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ई आर एम एस, √2 टाइम्स ऑफ ई आर एम एस एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। सो ये इक्वेशन में चलो रख लो। √2 ई आर एम एस कितना दिया है, 25 वोल्ट है ना। सो चलो लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय ओमेगा इज 10 टू द पावर 3 और इंडक्टेंस दिया है 100 मिली हेनरी। दैट इज 100 इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखिए 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -3 चले जाएंगे तो बचता है 100। और मैं इसको लिख सकता हूँ 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। सो दिस इज √2 अपॉन 4। अब देखो √2 अपॉन 4 को मैं लिख सकता हूँ √2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, और वो 2 क्या होता है, √2 इंटू √2। इसको भी लिख सकता हूँ, तो √2 कैंसल, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 1 अपॉन 2 √2। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट। चाहो तो आप इसको फर्दर ऑल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, चाहो तो देखिए मैं लिख रहा हूँ आई नॉट 1/2 इज 0.5 अपॉन √2। सो दिस कैन बी रिटन एज 0.5 डिवाइडेड बाय 1.41 एम्पियर। और आगे सॉल्व कर सकते हो अब करना चाहो तो। अगर इसको आप आगे फिर से सॉल्व करोगे तो योर आंसर वुड बी नियरली 0.3535 एम्पियर, ठीक है। इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए आई आर एम एस क्या होता है। सो आई आर एम एस इज आई नॉट अपॉन √2। सो दिस इज आई नॉट अपॉन √2। अब आई नॉट अपॉन √2 को 1 अपॉन √2 इज 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट। सो आई एम सिंपली राइटिंग 0.707 इंटू 0.3535 एंड दैट आंसर वुड बी अराउंड 0.2499 एम्पियर। इतनी आती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये होगा आई आर एस, चलेगा। अब इसको आप कैलकुलेशन जो है वो आपको पूरे के पूरे करने हैं, आपको कोई भी कैलकुलेशन स्किप नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड विथ 50 वोल्ट का सप्लाई। सो गिवन डेटा में मैं लिख रहा हूं गिवन, ठीक है। तो कैपेसिटेंस देकर रखा है 100 माइक्रोफैराड। 100 माइक्रोफैराड मतलब 100 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड। देन अगर हम आगे पढ़ते हैं तो बोला है कनेक्ट चार्ज विथ 50 वोल्ट का सोर्स सप्लाई। तो ई आर एम एस देके रखा है, कितना दिया है ई आर एम एस इज 50 वोल्ट। आगे द सोर्स
देन द सोर्स सप्लाई इज रिमूव्ड एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द इंडक्टेंस, मतलब फिर से एलसी ऑसिलेशन का प्रॉब्लम है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच 5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टेंस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है 5 एम्पियर का करंट फ्लो होने वाला है, मतलब IRMS भी हमें देकर रखा है विच इज 5 एम्पियर। और फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इंडक्टेंस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। तो एल की वैल्यू हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो हम जानते हैं भैया, देखो मेथड क्या होगी। हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी नो हमारे पास एक रिलेशन होता है, क्या होता है, ERMS और IRMS अगर हमें देखे रखा है, सो आई कैन सिंपली राइट ERMS इज इक्वल टू IRMS इंटू एक्सेल। अगर एक्सेल पता चल गया तो एक्सेल की ही वैल्यू होती है ओमेगा एल, वहाँ से हम एल पता कर सकते हैं। सो आई एम सिंपली राइटिंग एक्सेल इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS। चलिए ERMS इज 50, IRMS इज 5, सो 100 आंसर हो गया 10 ओहम इज द आंसर ऑफ एक्सेल। सो हम लिख सकते हैं एज एक्सेल इज इक्वल टू 10, देयरफॉर ओमेगा एल इज इक्वल टू 10। तो एल क्या हो जाएगा, 10 अपॉन ओमेगा, 10 अपॉन ओमेगा। ठीक है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू हमें डायरेक्टली दी नहीं है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो ओमेगा को फाइंड करने के लिए हमें लिखना है एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी, जो केस किस में होता है, एलसी ऑसिलेशन में होता है। तो एक्सेल इज ओमेगा एल, एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ पर क्या ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इफ ओमेगा इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी, तो इसके वैल्यू को हम यहाँ ऊपर रख सकते हैं, इस इक्वेशन में जो स्टार मार्क वाला इक्वेशन है ना, वहाँ पे रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दैट एल इज इक्वल टू 10 अपॉन ओमेगा इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी, सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। चलिए, सो एल वुड बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ एल सी, क्यों ये एल सी ऊपर चले जाएगा। चलिए, सो एक काम कर लेता हूँ, मैं स्क्वेयर कर लेता हूँ बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 इंटू एल सी। यहाँ पर एल से ये एल स्क्वेयर को कैंसिल हो जाएगा, तो एल वुड बी इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ सी। देन एल इज इक्वल टू 100 इंटू सी की वैल्यू कितनी देकर रखी है, कैपेसिटेंस इज 100 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड। सो 100 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड। दस 100 इंटू 100 is 10 to the power 4 into 10 to the power -6. So answer is 10 to the power -2 Henry. And 10 to the power -2 Henry is 0.01 Henry. This is 0.01 Henry, and this is how we have solved the लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। ओके, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से और समझना है तो खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं खास करके बोर्ड के या CET के, उनमें आपके आंसर्स कितने करेक्ट होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पहले कितना प्रैक्टिस किया है। ठीक है, इजी है, लेकिन कहाँ छोटी मोटी मिस्टेक्स अगर हो जाएंगे तो आंसर गलत आने के चांसेस होते हैं। चलेगा, सो प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।